एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कहा गया है, जो 12वीं क्लास का पोल साइंस का सब्जेक्ट है और ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, जिसके पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को बनाया है। हालांकि अब आप लोग 12th में आ गए हैं और 12th का पोल साइंस के चैप्टर्स काफी लंबे होते हैं, इसलिए मैं एक वीडियो में कवर नहीं करता हूं ताकि वीडियो लंबी हो जाए और आप बोर हो जाओ। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज जो है वो हमारे पार्ट 2 की बारी है। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारे सिलेबस थे वो सिलेबस था यूरोपीय संघ की रचना एवं विस्तार, आसियान क्या था, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ और भारत चीन के संबंध कैसे थे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई और एनसीईआरटी के माध्यम से इस बार एग्जाम के लिए सेट किया गया है। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो हमने पार्ट 1 में कवर किया था वो था यूरोपीय संघ की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी यूरोपीय संघ की, कैसे निर्माण हुआ यूरोपीय संघ का और क्या क्या यूरोपीय संघ के पास था। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इसका अपना झंडा, गाना, स्थापना दिवस और इसकी एक मुद्रा भी थी, मतलब करेंसी भी थी। आइए अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब किन किन कारणों से यूरोपीय संघ जो है वो इतना मजबूत था और ये इतना अर्थव्यवस्था या राजनीति या इसके पैसे की बात कर ली जाए, किन कारकों के कारण ये इतना मजबूत था। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से है। अगर आप इसके इकोनॉमिकल सिस्टम को देखें, इसके अर्थव्यवस्था को देखें, तो इसके अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, यहाँ पे ये अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। 2005 की बात है, 2005 में इसके 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक जीडीपी थी। आप समझ सकते हैं ऐसा संघ जिसका अर्थव्यवस्था जो है वो 12 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक था, वो देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। जीडीपी आप समझते होंगे, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा जीडीपी, तो जीडीपी के ऊपर स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप जीडीपी वाली वीडियो को देखें, आपको वहां पर समझ में आएगा कि जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मापा तौला जाता है। राजनीतिक मतलब राजनीति और राजनयिक आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय संघ के 2 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के ये अस्थायी सदस्य हैं। अगर यूरोपीय संघ की बात की जाए तो वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो इसके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कहने का मतलब है परमानेंट पार्ट ऑफ यूएन है वो, मतलब यूनाइटेड नेशन जो है उसके ये परमानेंट पार्ट है। ये 2 जो सदस्य हैं फ्रांस और ब्रिटेन, वो इसके अस्थायी सदस्य में आते हैं। रक्षा के क्षेत्र में, मतलब कि रक्षा के क्षेत्र में अगर यूरोपीय संघ की बात की जाए तो ये संयुक्त सशस्त्र सेना दुनिया में दूसरी बड़ी सेना है। इसके अगर सेना की बात कर ली जाए, इसके पावर की बात कर ली जाए, इसके हथियारों की बात कर ली जाए, इसके एटॉमिक पावर की बात कर ली जाए, इसके आधुनिकीकरण सशस्त्रीकरण की बात कर ली जाए, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो उस जगह पे दूसरे नंबर पे आता है। इसकी मुद्रा जो यूरो है, जो इसकी करेंसी है, मुद्रा के बारे में मैं फिर से बता दूं, जैसे अपने भारत में रुपया है वैसे ही यूएन का अपना एक करेंसी है जिसका नाम है यूरो। वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बना हुआ है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे मजबूत करेंसी की बात की जाए, स्टेबल करेंसी की बात की जाए, तो अमेरिका का डॉलर आता है। लेकिन जिस तरह से ये यूरो अभी बढ़ रहा है और इनकी शक्ति बढ़ रही है पूरे विश्व में, तो वो समय दूर नहीं है कि ये अमेरिकी करेंसी के लिए खतरा हो सकता है। मतलब कि डॉलर के प्रभुत्व, मतलब उसके नाम को कम कर सकता है। विश्व व्यापार में इसके हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है।
अभी जब हम वर्चस्व आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे बता रहे थे दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की आती है। लेकिन अगर विश्व व्यापार की बात करें, पूरे विश्व में अगर बिजनेस की बात करें तो ये अमेरिका से 3 गुना ज्यादा करता है। अगर अमेरिका 5 करता है किसी देश में अपना 5 करोड़ का निवेश, तो ये वहां पे 15 करोड़ का निवेश करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके 12 ट्रिलियन जीडीपी होने के क्या कारण है। तो ये जो है वो अमेरिका के व्यापार से 3 गुना ज्यादा व्यापार अपने पूरे विश्व में फैला रहा है। इस तरह से आपने देखा कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले वो कौन कौन से कारण हैं। आगे अगर हम बात करें कि इसके पॉइंट्स में जो यूरोप के शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव, इसके जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। ये यूरोप क्या है? महादेश। एशिया क्या है? महादेश। और अफ्रीका क्या है? महादेश। इसके अंदर बहुत सारे देश है। जैसे हम लोग एशिया महादेश के अंदर आते हैं, वैसे ही अगर हम यूरोपीय संघ की बात कर ले तो इसका प्रभुत्व जो है, इसका जो दबदबा है वो कौन कौन से महादेशों पे है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है, जहां पे ये अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, अपने व्यापार को बढ़ा रहा है और अमेरिका के व्यापार से 3 गुना अधिक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। आप सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो विश्व व्यापार संगठन है उसके अंदर यूएन की बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यूएन जो है और सभी देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और व्यापार की स्थिति को अन्य देशों से ऊपर लेके गया है। इसके 2 सदस्य देश जो मैंने पहले भी बताया था, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। मतलब इसके लिए जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य हैं जो बड़े बड़े देश हैं। ब्रिटेन भी एक बड़ा देश है और फ्रांस भी बड़ा देश है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। अगर हमारे साथ 2 बड़े शक्तिशाली लोग खड़े हों तो हो सकता है कि हमारी बातों को जल्दी कोई देश नहीं काटेगा। तो वही बात है कि यूरोपीय संघ के डिसीजन को पूरे विश्व के स्तर पर माना जाता है, क्योंकि इसके साथ 2 बड़े बड़े शक्तियां खड़ी हैं जिसका नाम है ब्रिटेन और फ्रांस। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न भी है। अगर हम, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो इसके अस्थायी सदस्य है, जिसमें अगर फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस जो है वो परमाणु शक्ति से लैस है, उसके पास परमाणु हथियारों की कमी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है यूरोपीय संघ की कमजोरियां। तो जैसा कि मैं पहले से ही बताता आया हूं आप लोगों को, अगर किसी के साथ अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी जरूर होगी। तो अब हम बात करेंगे यूरोपीय शक्ति, मतलब यूरोपीय संघ जो है, जो यूरोपीय संघ बना है उसकी कमजोरियां क्या क्या है, मतलब उसके साथ परेशानियां क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इनके जो सदस्य देश है, जो इनके अंदर रहते हैं या इनके साथ मिलके जो यूरोपीय संघ बना है, उन सभी के अपने अपने रक्षा नीति हैं, अपने अपने विदेश नीति। ऐसा नहीं है कि वो यूरोपीय संघ की नीतियों से चलते हैं, उनका अलग है, इनका अलग है। कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाए। इनकी जो फ्रेंडशिप सर्कल है, यूरोपीय संघ का जो देशों का एक सर्कल है, उसमें जो देश आते हैं उनकी अपनी सुरक्षा नीति और विदेश नीति है, जिससे कई बार क्या होता है ये आपस में भी टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। मतलब यूरोपीय संघ के अंदर जो देश आता है वो एक दूसरे से, मतलब उनका लड़ाई झगड़े वाली स्थिति हो जाती है। जैसे इराक हमले के मामले में, अब यहाँ पे समझने योग्य बातें ये है कि इराक हमले में क्या हुआ था। तो इराक हमले में क्या हुआ कि जर्मनी जो है वो खिलाफ हो गया था, आवाज उठाया था, खिलाफत में बोला था। तो ये हिस्सा होने के बाद भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कभी कभी हो जाते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। यूरोप के जो कुछ हिस्से हैं, कुछ देश हैं, वहां पर जो यूरो चलता है उसके लिए भी नाराजगी है, जिसके लिए डेनमार्क और स्वीडन ने मॉन्ट्रियल संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो के मामलों को मानने से भी इनकार कर दिया था। ये जो 2 देश हैं, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने कहा मैं नहीं मानता, मैं यूरो को इन्होंने यूरो को अपने यहाँ वैल्यू ही नहीं दिया, यूरो को लागू होने से मना कर दिया। कौन से वो देश थे? डेनमार्क और स्वीडन। इन्होंने कहा कि यूरो हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा।
और एक संधि जो थी मॉन्ट्रियल संधि, इनको भी इन्होंने मना कर दिया। तो ये सब इनकी कमजोरियां हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन में थे। अब देखिए अमेरिका के साथ भी इन कई देशों का गठबंधन था जिनका यूरोपीय संघ देशों के साथ गठबंधन था। तो ये भी एक कमजोरी है कि अमेरिका के सोच विचार, राजनीतिक तरीका, अर्थव्यवस्था का तरीका अलग है, यूएन का अलग है, जिससे कई बार ये आपस में टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो आसियान कहलाता है। अब आसियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि आसियान क्या है। तो आसियान के बारे में जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन को हम आसियान कहते हैं। अगस्त 1967 की बात है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्षेत्रीय आसियान क्षेत्रीय मंच है और एक आसियान है। इन दोनों की डेट बिल्कुल अलग है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगस्त 1967 की बात है। इस क्षेत्र के 5 देशों में, मतलब जो इस देश के इस एरिया के जो 5 देश थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिससे आसियान की स्थापना हुई। देखिए समझिएगा कि आसियान क्या है। तो आसियान 5 देशों का एक समूह है। 5 देशों का एक समूह है जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था, जहां से 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। किन किन देशों के साथ हुई? तो देशों की संख्या है 5 देशों के साथ आसियान में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया था। वो देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन कुछ ही समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद इन 5 देशों के साथ 5 देश और जुड़ गए। मतलब इनकी संख्या पहले 5 थी। आसियान जो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ इनकी स्थापना हुई थी, जिसमें देशों की नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके कुछ ही समय बाद इसमें 5 देश और शामिल हो गए। वो कौन थे? ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इन देशों के शामिल होने के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा आसियान है, इनके कुल देशों की संख्या 10 हो गई थी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 1967 में आसियान की स्थापना हुई, जिसमें शुरुआत में 5 देश थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था, और बाद में जाके 5 देश और बढ़ गए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कह रहा है कि आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर इनकी स्थापना हुई तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से इसे बनाया गया होगा। ये जो 10 देश थे ये बेवकूफ तो थे नहीं, इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा क्या करेगा आसियान, इसके उद्देश्य क्या होंगे। तो अब बात करते हैं आसियान के उद्देश्य के बारे में, किन कारणों से 1967 में आसियान की स्थापना हुई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सदस्य देशों की आर्थिक विकास को तेज करना सबसे अहम मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जितने भी सदस्य थे, जो 10 देशों का सदस्य था, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारना, ये आसियान का प्रमुख कारण था। समझिएगा कि आसियान का काम क्या था। आसियान का काम था कि उसके सदस्य देश जो थे उसके आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना। दूसरा है इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। देखिए आसियान अपने ग्रुप में आने वाले उन सभी देशों का आर्थिक व्यवस्था तो मजबूत करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करेगा, जिससे देश की स्थिति जो है वो सुधरेगी, उसकी स्थिति में सुधार आएगा। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और दायित्व को बढ़ाना। आप समझिएगा कि जो आसियान था उसका मुख्य काम था कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कानून जो बनाए हुए थे उसका पालन करते हुए अपने सभी मित्र देश, मतलब जो इनके 10 देश थे, उसमें शांति व्यवस्था कायम रखना, यही आसियान का कार्य था। आसियान शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आसियान शैली क्या है, तो यहाँ पे आप सिंपल एक लाइन में जवाब देंगे, आसियान का कार्य करने की जो शैली है वही आसियान शैली कहलाता है। मतलब आसियान जिस तरह से काम करता है, उनके काम करने के तरीके, प्रक्रिया को ही हम आसियान शैली कहते हैं। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल
किसी भी तरह से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, अगर कोई विवाद है तो उसे सही तरीके से बैठ के सुलझाने का काम और एक दूसरे देश को सहयोग हेल्प करने की नीति आसियान शैली कहलाती है। मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। अब बहुत सारे ऐसे संगठन भी बने हैं हमारे विश्व के पटल पे जो फेल हो गए, खराब हो गए। आपको याद होगा शॉक थेरेपी, बिल्कुल नस्लो नाबूद हो गया था यूएसएसआर में। लेकिन अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान के द्वारा किए गए कार्यों ने बहुत यश कमाया। यश कमाने का मतलब है कि ये बिल्कुल सक्सेस हुआ और इसी को ही हम आसियान शैली कहते हैं। मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया और इसे हम आसियान शैली कहते हैं। आसियान के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और साथ ही साथ मैं बता दूं आसियान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप आसियान शैली क्या है, आसियान शैली की विशेषताएं क्या है और आसियान शैली का प्रमुख कार्य क्या है, इन सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। आसियान के प्रमुख स्तंभ की अगर बात की जाए, मतलब किन स्तंभों पे, किन मजबूती के डोर से आसियान टिका हुआ है और कैसे यह सक्सेस है और कैसे यह विकास कर रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आसियान सुरक्षा समुदाय है, मतलब आसियान के अपने अपने पार्ट्स हैं जिसमें एक उसका सुरक्षा समुदाय है। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। आसियान आर्थिक समुदाय है और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें तो आपको जाननी पड़ेगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसे याद करने के लिए इसके डेफिनेशन इसके नाम में छुपे हुए हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय मतलब आसियान के अंदर सुरक्षा देने वाले समुदाय भी हैं। आर्थिक समुदाय जो इकोनॉमिकल सिस्टम को सही करेंगे और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय जो समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं पर ध्यान देंगे। ये वो मुख्य 3 स्तंभ है आसियान के। अब सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा समुदाय के बारे में। तो आसियान के जो प्रमुख स्तंभ में सबसे पहला मैंने आपको बताया था सुरक्षा समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। देखिए अब जहां पे बहुत सारे घड़ा होता है जिसको हम घैला कहते हैं, मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा होता है, अगर बहुत सारे अगर एक जगह पे हो तो उन्हें टकराने की संभावना बनी रहती है। ऐसे ही जो आसियान के ये 10 देश थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे सिग्नेचर करके और आसियान में जुड़े थे, ये सब पड़ोसी देश थे। तो हो सकता है कि इनके बीच में टकराव की स्थिति कभी भी बन जाए, कभी भी थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा या विवाद होता रहे बॉर्डर को लेकर ही, जैसा हमारा चीन के साथ चलता है, पाकिस्तान के साथ चलता है और नया पर्व तो हमारा नेपाल भी जो है वो भी मतलब उंगली कर रहा है। तो ऐसा ही स्थिति अगर वहां पे बन जाए तो आसियान सुरक्षा समुदाय जो है वो अपने क्षेत्रीय विवादों को युद्ध के स्तर पर न जाने से रोकने का कार्य करता है, जिसका नाम है आसियान सुरक्षा समुदाय। ये अपने देशों को युद्ध की स्थिति में नहीं जाने देता है, आपस में बैठचीत के बात करता है और उसे सुलझा लेता है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, जो दूसरा स्तंभ है आसियान का? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। देखिए यहाँ पे जो आर्थिक समुदाय उन्होंने क्या किया कि इनके अंदर जो 10 देश थे ना, इसके बीच उन्होंने व्यापार की शैली अपना दी। मतलब एक देश दूसरे देश के अंदर जाके बिजनेस कर सकता है, कोई सामान बेच सकता है, कोई सामान खरीद सकता है। ये था आसियान देशों का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना शुरू कर दिया। अपने जो इनके संघ के देश थे 10 देश, उनको इकोनॉमिकल सिस्टम उनका ऊपर करने के लिए इन्होंने एक दूसरे देश में मुक्त व्यापार की शुरुआत कर दी। तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य। बता दूं कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया गया। इन्होंने कहा आसियान वालों ने कि आप लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करने के बदले आप लोग एक दूसरे से मिलजुल के बैठ के बात करोगे ऑन द टेबल। कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करोगे जिसमें बम, गोला बारूद और परमाणु शक्ति का उपयोग करना पड़ जाए। इसलिए आप कह सकते हैं कि आसियान के ये प्रमुख 3 स्तंभ हैं जिन्होंने आसियान को आज इतना सक्सेस किया है। आगे की अगर हम बात कर लें तो अब देखते हैं आसियान का
विजन दस्तावेज 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिएगा। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसियान जो है वो एक सक्सेसफुल संगठन है। इसके द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो बहुत ही सोचे समझे उठाए जाते हैं, और जो भी कदम उठाए जाते हैं वो सक्सेस होता है। तो ये तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसका विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। आसियान जो है वो कोई बहुत बड़े बजट वाला संगठन नहीं है, जैसे कि हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे संगठन है, ग्रुप है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आसियान इतना बड़ा संगठन नहीं है, छोटा संगठन है। ये छोटे संगठन होने के बाद भी ये जो अपने देशों में, अपने मित्र देशों में जो इन्होंने काम किया है वो काफी सराहनीय है। और ये जो है विजन दस्तावेज 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, मतलब कि जो इंटरनेशनल पोर्टल है, उसमें आसियान को एक बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। मतलब ये एक दिशा की तरफ सोचने वाला संगठन नहीं है। बहुमुखी मतलब हो गया कि ये अलग अलग दिशाओं पे काम करता है। मतलब कि पहले इन्होंने इन्वायरमेंट को ठीक कर लिया, फिर उन्होंने अपने सड़कों को ठीक कर लिया, फिर उन्होंने अपने मशीनरी को ठीक कर लिया। ये अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को जो बढ़ावा दिया जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े को रोक के और हम लोग जो बातचीत से किसी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, यह नीति इसी बात से निकली है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि यह एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही सक्सेसफुल संगठन बन जाए। तो ये था आसियान का विजन दस्तावेज 2020। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जो आसियान से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो सारी समझ में आ गई होगी।